जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के समान अध्ययन के ज्योग्राफी सीरीज में, जिसमें हम लोग समान भूगोल कर रहे हैं। और इसमें लोग भारत एवं विश्व का भूगोल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भारत का भूगोल लगभग पूरा कर लिया था और विश्व का भूगोल भी हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शन कर लिए थे। आज हम लोग यहाँ शुरू करने वाले थे अपने सेक्शन को, यहाँ झीलें एवं जलप्रपात 30 नंबर सेक्शन से। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन। मगर शुरू करने से पहले आपसे बस ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी देने वाले हैं 70th प्री, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो या पूरा सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो भूगोल से पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन। जहाँ हम लोगों ने पिछले सेक्शन में छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ आ गया झीलें एवं जलप्रपात। तो यहाँ शुरू करते हैं, फिर इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, पूरे के पूरे सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लेक फागुबिन। पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? तो बी ऑप्शन लेक फागुबिन। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सही नहीं है। बलखाश कजाकिस्तान बिल्कुल सही है। टिटिकाका बोलीविया पेरू बिल्कुल सही है। ईरी यूएसए कनाडा यह भी सही है। बैकाल यूक्रेन यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बैकाल यूक्रेन यह गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न, बलखाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। बलखाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ओंटारियो झील और ईरी झील। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ओंटारियो झील और ईरी झील। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा टंगानिका झील। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा टंगानिका झील। इनमें से कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन बियार नहीं है, बाकी सुपीरियर है, हुरॉन है और मिशिगन है। तो इनमें से कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बियार। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों की पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा ओंटारियो, फिर हो जाएगा ईरी, फिर हो जाएगा ह्यूरॉन, फिर हो जाएगा मिशिगन और फिर हो जाएगा सुपीरियर। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, सी ऑप्शन। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिशिगन झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिशिगन झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा पूर्णतः यूएसए में अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिशिगन। निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिशिगन। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा हो जाएगा सुपीरियर, फिर हो जाएगा विक्टोरिया, फिर हो जाएगा बैकाल, फिर हो जाएगा ग्रेट बियर। ए ऑप्शन 4 3 2 1 4 3 2 1। फिर से पहले सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। अगला विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेक सुपीरियर। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी व सबसे गहरी झील है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी व सबसे गहरी झील है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बैकाल। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बैकाल। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैप्सियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैप्सियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा या फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बबोइलिंग झील डोमिनिका बिल्कुल सही है। 5 फिंगर झील मंगोलिया या गलत है।
रेड लैगून बोलीविया यह सही है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा यह भी सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 5 फ्लावर झील मंगोलिया यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, तो डी ऑप्शन रहेगा डुलूथ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, तो डी ऑप्शन रहेगा डुलूथ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। रेडियन झील रूस यह गलत है। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू बिल्कुल सही है। उर्मिला झील ईरान यह बिल्कुल सही है। अथाबाक्सा झील कनाडा यह भी सही है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। रेडियन झील रूस। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा साल्टो एंजेल। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बी ऑप्शन साल्टो एंजेल। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एंजिल प्रपात। निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन वेनेजुएला में अवस्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से प्रसिद्ध है, किससे संबद्ध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिम्बाब्वे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिम्बाब्वे, सॉरी जाम्बेजी। अफ्रीका के विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उसमें सही कथन देखना है कौन सा है। तो यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह गलत है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी से में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा कुट सही हो जाएगा, बी ऑप्शन केवल 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्रोएशिया की प्रिस्टिविन्स झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है, तो डी ऑप्शन आएगा क्रोएशिया की प्रिस्टिविन झील। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टूगेला प्रपात यह बिल्कुल गलत है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपेरियर झील यह बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंची नगम्य झील टिटिकाका झील यह भी बिल्कुल सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील यह बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें गलत है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात टूगेला प्रपात यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बैकाल रशियन फेडरेशन बिल्कुल सही है। मलावी एशिया यह गलत है। कैप्सियन सागर एशिया यूरोप बिल्कुल सही है। टंगानिका अफ्रीका यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मलावी झील एशिया में नहीं है, मलावी झील अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया या सूख गया है, तो ए ऑप्शन होगा केवल एक अराल झील। अराल झील सूख गया है या बहुत संकुचित हो गया है। अगला है जल डमरू मध्य, तो आइए कौन से जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है उसके बारे में प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, ए ऑप्शन हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं कहाँ, तो ए ऑप्शन हिंद महासागर से चीन सागर तक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्व एशिया के बीच नौसंचालन समय नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम की जा सकते हैं, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भूमरुधम को अधिक गहरा बनाकर यह बिल्कुल गलत है। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि या जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें रहेगा केवल 2 इसमें सही है, पहला इसमें गलत है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जिब्राल्टर। कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है, तो बी ऑप्शन जिब्राल्टर। हार्मुज जल संधि पाई जाती है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। हार्मुज जल संधि कहाँ पाई जाती है, तो बी ऑप्शन फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता हुआ है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता हुआ कौन सी है, तो ए ऑप्शन बेरिंग जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीति महत्व अधिक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुएज नहर। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व अधिक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुएज नहर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेरिंग। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेरिंग। सुमेलित कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही किसका सुमेलन कौन सा है। जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि हो जाएगा इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि हो जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य।
और ह्यूरोज जलसंधि हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। सी ऑप्शन 3-1-4-2 3-1-4-2। अगला 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य। डोवर जल संधि जोड़ती है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोवर जल संधि जोड़ती है किसे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी किनके बीच है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। पाक खाड़ी किनके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, बी ऑप्शन। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य है? तो सी ऑप्शन भारत और श्रीलंका। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है? डी ऑप्शन होगा ओमान से। बाकी बहरीन से बनाती है, इराक से बनाती है और कुवैत से बनाती है। ओमान से नहीं बनाती है फारस की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ का समृद्ध समुद्र तटीय देश नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ओमान। बाकी कुवैत है, कतर है और संयुक्त अरब अमीरात है। निम्नलिखित में से कौन सा फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ का समुद्री तटीय देश नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ओमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टोनकिन की खाड़ी वियतनाम, यह बिल्कुल सही है। बाकी तीनों विकल्प इसमें गलत है। टोनकिन की खाड़ी वियतनाम बिल्कुल सही है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाब अल मंदेब। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाली एवं लोम्बोक। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बाली और लोम्बोक के मध्य। हमारा अगला चैप्टर है नहरें। तो कौन सी नहरें हैं आइए देखते हैं एक एक करके। स्वेज नहर या स्वेज कनाल जिसको जोड़ती है वह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज नहर या स्वेज कनाल जोड़ती है किन्हें? तो सी ऑप्शन लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम है कौन से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट सईद और स्वेज। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम कौन से है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट सईद और स्वेज। अगला है कथन कारण वाला। स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई, यह बिल्कुल सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई, यह बिल्कुल सही। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वेज नहर। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी कमी आई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी किलोमीटर कमी आई है? तो बी ऑप्शन 7000 किलोमीटर की। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वेज। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो स्वेज तक। बाकी अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद और बेनगाजी के लिए स्वेज नहर से गुजरना होगा। पनामा नहर जोड़ती है किसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है किसे? तो बी ऑप्शन प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को। सू नहर जोड़ती है किसे? तो सुपीरियर और ह्यूरोन को। सू नहर जोड़ती है किसे? तो सुपीरियर और ह्यूरोन को। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निकारागुआ। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण की योजना बना रहा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निकारागुआ। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वह कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कील नहर जोड़ती किसे? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचलन जलपास या लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लुडविग्स नहर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लुडविग्स नहर। अगला सुमेलित करने के लिए, तो आइए मिलाते हैं करके। कील हो जाएगा एब्ल ज्वारनदमुख एस्चुरी व बाल्टिक सागर को। फिर सू हो जाएगा सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को। पनामा हो जाएगा अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को। और सुएज हो जाएगा भूमध्य सागर व लाल सागर को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2-4-3-1 2-4-3-1। अगला प्रश्न, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झीलों की सही क्रम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले लेक मंजला, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बीटर लेक और फिर लिटिल बीटर लेक। डी ऑप्शन लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक बीटर लेक, ग्रेट बीटर लेक और फिर लिटिल बीटर लेक। अगला हमारा चैप्टर है विश्व के प्रमुख बांध। तो ये विश्व के प्रमुख बांध कहाँ कहाँ पे, एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व की सबसे बड़ी बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील और पराग्वे। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व की सबसे बड़ी बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देशों की यह संयुक्त परियोजना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील और पराग्वे। विश्व की सबसे लंबी समुद्र सेतु बनाया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जियाओजू खाड़ी पर। विश्व की सबसे लंबी समुद्र सेतु बांध बनाया गया कहाँ? तो सी ऑप्शन जियाओजू खाड़ी पर। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ कोलोराडो है ह्यूबर में, दामोदर है पंचेल हिल पर, नील है असवान पर और जाम्बेजी है करीबा पर। डी ऑप्शन 4-3-1-2 4-3-1-2। अगला प्रश्न, करीबा बांध निर्मित है? तो बी ऑप्शन जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध कहाँ निर्मित है? तो बी ऑप्शन होगा जाम्बेजी नदी पर। असवान उच्च बांध स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र में। असवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन मिस्र में। जब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है? बी ऑप्शन जांग माऊ। जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान कहाँ है? तो बी ऑप्शन जांग माऊ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ग्रैंड कुली कोलंबिया बिल्कुल सही है। हुबर टेनिस गलत है। नुरेक बश्क बिल्कुल सही है। कबोरा बासा जाम्बेजी यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, ह्यूबर टेनिसी। अगला है प्रवाल भित्ति। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो बी ऑप्शन में कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में। ग्रेट बैरियर रीफ है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट व प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वींसलैंड। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वींसलैंड। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट के पास पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट पर पाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या देखना है? तो विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती है, यह बिल्कुल सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय महासागर। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय महासागर में। अगला है वायुमंडल। तो आइए वायुमंडल से जुड़े सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वायुमंडल में क्या क्या है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर,
फिर थर्मोस्फेयर। वायुमंडल की संरचना देख लीजिए, कहाँ पे क्या मिलता है, कैसे क्या है। आगे इससे जुड़े प्रश्नों को अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। ये ऑप्शन रहेगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है क्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में स्थायी गैस है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर सही स्तरों का सही अनुक्रम क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। अगला है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार उनकी सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा पहले आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल। ए ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्र को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। डी ऑप्शन 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1। पहले हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती है वह कौन सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह कौन सी है, तो सी ऑप्शन क्षोभ मंडल। समताप मंडल जो जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि डी ऑप्शन इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ, तो सी ऑप्शन समताप मंडल में। ओजोन परत स्थित है कहाँ, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन समताप मंडल। ओजोन परत स्थित है कहाँ, सी ऑप्शन समताप मंडल में। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ओजोन की परत। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ओजोन की परत। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। ओजोन परत बताती है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत बताती है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 15 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 15 से 20 किलोमीटर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल या आयनोस्फेयर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल या आयनोस्फेयर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बृहमंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित की जाती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बृहमंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है,
तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, मौसमी संबंधी घटनाएं बिल्कुल सही हो जाएगा। समताप मंडल, ओजोन परत बिल्कुल सही। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, यह बिल्कुल सही। मध्यमंडल, ध्रुव ज्योति, ये बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 इसमें सही है, चौथा इसमें गलत है। अगला प्रश्न, अगला हमारा चैप्टर है सूर्यताप एवं तापमान। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए हीट बजट है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल अधिकांशतः ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करती है, यह बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिवर्तित होती है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है, यह बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, यह गलत है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित कर सकती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, नवपात हिम से आच्छादित भूमि। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित कर सकता है? तो नवीन हिमपात से आच्छादित भूमि। निम्नलिखित में से कौन एल्बिडो से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वापसी की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन एल्बिडो से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वापसी की शक्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा कथन सही है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक परिसर अधिक है, यह बिल्कुल गलत है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, यह बिल्कुल सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यह बिल्कुल गलत है। शीत कटिबंधीय उभय गोलार्धों में ध्रुवोत्तम एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, यह बिल्कुल सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवतीय रेखा के सहारे पाई जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा, विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि विकिरण के कारण। अगला हमारा चैप्टर है चक्रवात। तो आइए इससे जुड़े चक्रवातों के सारे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में आता है, यह बिल्कुल गलत है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में विताक्षी उत्पन्न करते, यह बिल्कुल सही है। चक्रवात की विताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएगा, बाकी 1 और 3 इसमें गलत है। अगला प्रश्न, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलीय होती हैं, यह बिल्कुल सही है। हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोही होती है, यह बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में ए, बी, सी और डी से अंकित क्षेत्रों में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालीन तड़ी झंझायुक्त वर्षा होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डी में हो जाएगा, ठीक है। डी लोकेशन पे जहाँ है वहाँ पे भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कैरेबियन सागर में। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कैरेबियन सागर में।
निम्न में से किसे आप समान रूप से टोर्नाडो के से संबंध करेंगे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। निम्नलिखित में से किसे आप समान रूप से टोर्नाडो से संबंध करेंगे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूएसए से। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नाडो एली कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नाडो एली कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नाडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फुजीटा स्केल। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नाडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फुजीटा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चीन सागर। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा बिलीबिली, चीन में हो जाएगा टाइफून, भारत में हो जाएगा चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा हरिकेन। फिर से ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा बिलीबिली, चीन में हो जाएगा टाइफून, भारत में हो जाएगा चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा हरिकेन। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। फिर से बिलीबिली है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिलीबिली क्या है? तो सी ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम चक्रवातों उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो बिलीबिली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून हो जाएगा चीन और बागियो हो जाएगा फिलीपींस। बी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करने के लिए, बैगुओ हो जाएगा फिलीपींस, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून हो जाएगा चीन और बिलीबिलीज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, बिलीबिली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, टाइफू हो जाएगा जापान, बागियो हो जाएगा फिलीपींस और हरिकेन हो जाएगा यूएसए। डी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। अगला प्रश्न, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा साफिर मिप्सन मापक। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा साफिर मिप्सन मापक। बैरोमीटर में पारे की ताल की अचानक गिरावट सूचक है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तूफान का। बैरोमीटर में पारे की तल का अचानक गिरावट सूचक है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा टाइफून का। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नरगिस। बाकी आयला किया था, थाने किया था और नीलम ने किया था। तो निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नरगिस। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, इसका क्या कारण है? तो ए ऑप्शन होगा समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। ए ऑप्शन समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऊपरी सभी, मतलब केवल चक्रवात, केवल आंधी और केवल तूफान, तीनों की तीव्रता बढ़ रही है। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है, डेरियन हो जाएगा, ब्रह्मास, हिगिबस हो जाएगा जापान, लोकीमा हो जाएगा चीन और मिताग हो जाएगा जीजू दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन 1 4 2 3, 1 4 2 3। अगला प्रश्न है आर्द्रता, अगला चैप्टर है आर्द्रता। यही से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। वायुमंडल में नामी की मात्रा अक्षांश से संबंध है ना? यह बिल्कुल सही है। नामी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। फिर से वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है, नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा ह्यूमिड हीट की अनुभव होता है जब मौसम? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उमस वाला या मगी होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा या ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उमस वाला या मगी होता है। आर्द्रता परिणाम है किसका? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हवा में नमी की उपस्थिति का। आर्द्रता परिणाम है किसका? तो डी ऑप्शन हवा में नमी की उपस्थिति का। वायु दाब,
तो आइए यहाँ पे देख ले, पहले यहाँ पे देख लीजिए वायु दाब कटिबंध कहाँ पे उच्च दाब है, कहाँ पे निम्न दाब है। आइए अब देखते हैं इससे जुड़े प्रश्नों को। दोनों गोलार्ध के 60 से 65 डिग्री अक्षांश में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है, यह बिल्कुल सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थित है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न अक्षांशों या उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है, यह बिल्कुल सही है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा केवल एक। सागर के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। अगला, वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम होता है कब? तो डी ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु में। अगला है बादल। तो आइए बादल से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। बादल परिणाम है किसका? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संघनन का। बादल किसका परिणाम है? तो डी ऑप्शन संघनन का। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कपासी वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो बी ऑप्शन कपासी वर्षा। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पच्छाव स्तरीय। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? तो डी ऑप्शन पच्छाव स्तरीय। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? तो संघनन के कारण हो जाएगा, उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर हवा के कारण हो जाएगा। सी ऑप्शन 1, 2 और 4 पर्वत विज्ञान के कारण नहीं होता है। तो सी ऑप्शन 1, 2 और 4। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आकाश में कपासी वर्षा मेघा के मिलने से बिल्कुल नहीं। तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, यह भी गलत है। हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलने से, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। डी ऑप्शन कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायुयान अंतःक्षेपण के उपयोग के सुझाव देते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए। फिर से, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायुयान अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। मेघा आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी की विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देते हैं। मेघा आच्छादित रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती है? तो बी ऑप्शन पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न, अगला हमारा चैप्टर है हवाएं। तो आइए हवाएं से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए कौन सी हवा किधर चलती है। अब आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, यह बिल्कुल सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वरांवर्त होते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामावर्त होता है, यह बिल्कुल गलत है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका डी हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है।
अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्यों? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, या बिल्कुल सही है, तो ए हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है। अगला प्रश्न, गृहस्थी चालीसा, प्रचंड पचासा और चिकता साठा क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। गृहस्थी चालीसा, प्रचंड पचासा और चिकता साठा क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा और चीखने वाला साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। गरजने वाली चालीसा, क्रोध पचासा, चीखने वाला साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तूफानी चालीसा, रोरिंग 40 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है, या बिल्कुल गलत है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, या बिल्कुल सही है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, यह बिल्कुल सही है। मेघाच्छादन, आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहता है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3 और 4 इसमें सही है, पहला विकल्प इसमें गलत था। अगला प्रश्न, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर। रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होती है इसके लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। रोरिंग 40 शब्द प्रयोग होता है इसके लिए, किसके लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन का। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन का। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। अगला प्रश्न, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मानसून जलवायु का। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मानसून जलवायु का। चिनूक पवनों का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, शीतकालीन तापमान बढ़ जाता है। चिनूक पवनों का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, शीतकालीन तापमान बढ़ जाता है। अगला है स्थायी पवनें, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं, बीपीएससी 17वां या फिर और भी कोई अन्य एग्ज़ाम जो कि प्री लेवल का हो, जिसमें ज्योग्राफी की अहम भूमिका रहती है। अगर ऐसे प्रश्न कोई देने वाले हैं, मतलब ऐसे परीक्षा अगर कोई देने वाले हैं, तो उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके और वह भी ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।